चलो आओ, तो नेक्स्ट अपन इस गवर्नर को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। पिछली फाइल में मैंने बताया शक्तियों तक अपन आ गए थे, अब इसमें शक्तियाँ देखी, यहाँ तक अपन ने देख लिया था कंटिन्यूशन, फिर शक्तियाँ अपन देखते हैं। अब ये क्या बताया था मैंने कि राष्ट्रपति और गवर्नर में तो 4 कॉमन प्रकार की शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशरी। केवल राष्ट्रपति के पास कौन सी, कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक, सैन्य, मिलिट्री और इमरजेंसी वाली। कूटनीतिक मतलब डिप्लोमेट्स की नियुक्ति करता है, एम्बेसडर्स की। सैन्य मतलब युद्ध की घोषणा और विराम राष्ट्रपति, और आपातकाल 352, 354, 360 राष्ट्रपति। ये गवर्नर के पास नहीं है, तीनों कॉमन ऊपर वाली 4 है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर की। सरकार के सभी सरकारी कार्य, सरकार के सभी कार्यकारी कार्य जो है ये किसकी सील एंड साइन में होते हैं, गवर्नर की। गवर्नर नियम बनाता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। गवर्नर मंत्रालय अपॉइंट करता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, मंत्रालय कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर, ठीक है। तो और फिर नेक्स्ट देखते हैं नियुक्ति, गवर्नर किन किन की नियुक्ति करता है स्टेट में, ये 6। सबसे पहले सीएम, सीएम की नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर। राज्यों के अंदर बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी 3 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश ऐसे जिनकी अपनी विधानसभा है, कौन, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। इनके सीएम की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। बहुत आता है ये क्वेश्चन, हद से ज़्यादा बताया मैंने आपको पहले भी। और वैसे सीएम की नियुक्ति करता है कौन, गवर्नर, ठीक है ना। ये ध्यान रखो आप ये यूनियन टेरिटरीज के मामले में। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताया था, दिल्ली के अंदर 15% वाला नियम लागू नहीं होता, 10% वाला, ठीक है। 7 पौंडीचेरी के अंदर क्या, वही 10% वाला नियम लागू होएगा, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के अंदर वही 10% वाला नियम लागू होता है सब में, ठीक है ना, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। और यूनियन टेरिटरीज में सीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, और वैसे सीएम की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, देखते रहो साइड बाई साइड। बाकी अपन और देखिए, अदर मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर ही करता है, लेकिन किसकी सलाह पे, सीएम की सलाह पे। और सीएम और अदर मिनिस्टर टिल प्लेजर ऑफ गवर्नर काम करते हैं, ठीक है ना। और फिर एक दूसरी चीज जो आगे आएगी, लेकिन यहीं पे लिख लो आप कि हर प्रकार का मंत्री, चाहे मंत्री, मुख्यमंत्री चाहे अन्य मंत्री, वो इंडिविजुअल रूप से रेस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नर के प्रति, और कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सामूहिक रूप से रेस्पॉन्सिबल होते हैं विधानसभा के प्रति, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति, ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपने सेंटर में देखा कि पार्ट 5 में देखा, इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, और कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपने किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। ये ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, भाग पार्ट 6 को समझने के लिए पार्ट 5 को समझना पड़ेगा पहले। ये छोटे भैया यही है, समझ गए, तो ये ध्यान रखो। फिर 4 राज्यों के अंदर गवर्नर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर की नियुक्ति करता है। ये 4 राज्य वहां जहाँ पे एसटी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन ऊपर झारखंड एंड देन उड़ीसा। पहले इसमें बिहार था, 2000 के अंदर जब तक झारखंड नहीं बना तब तक इसके अंदर बिहार था। अब बिहार के अंदर एसटी पॉपुलेशन है ही नहीं, सारी एसटी पॉपुलेशन छोटा नागपुर प्लेटो झारखंड के अंदर आ गई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है, ये 4 है ट्राइबल, ठीक है, ट्राइबल के वेलफेयर के लिए। लेकिन साथ ही साथ एडिशनल ड्यूटी और दे रखी है शेड्यूल कास्ट के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए भी काम इन राज्यों के अंदर करेगा। तो केवल ट्राइबल का नहीं है, ट्राइबल के साथ साथ ये भी है, इन एडिशन टू, मैंने कल आर्टिकल बताए थे ऊपर पहले वीडियो में, ठीक है। फिर एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और उसके पारिश्रमिक तय करता है आर्टिकल 165 के तहत, बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये राज्य का पहला लीगल व्यक्ति होता है, जैसे अटॉर्नी जनरल पूरे देश का पहला लीगल व्यक्ति, ऐसे। फिर पीएससी क्या है, आरपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति करता है कौन, गवर्नर। और जबकि इनको हटाता कौन है, राष्ट्रपति, है ना। अपने जैसे आरपीएससी में चल रहे हैं, आईएसआई पेपर लीक कांड में आपने देखा होगा, अखबार में आता है सारा, है ना। कटारा नायका को जो हटाने की बात है रायका को, तो हटाया कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर नियुक्ति करता है, चेयरमैन और मेंबर दोनों की, और हटाते हैं राष्ट्रपति दोनों को ही। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और अदर मेंबर्स की नियुक्ति गवर्नर करता है। और इनको हटाने का जो प्रोसेस है सेम एज हाईकोर्ट जज की तरह है ना। और आर्टिकल 234 नहीं है, 243 है, आर्टिकल 243 के जो है उसमें राज्य निर्वाचन आयोग की बात है। और इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, किनके चुनाव कराता है, केवल लोकल बॉडीज के। लोकल बॉडीज कौन, ग्रामीण लोकल बॉडीज जिनको अपन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, शहरी लोकल बॉडीज जिनको अपन अर्बन लोकल बॉडीज बोलते हैं, मतलब नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, इनकी ये चुनाव कराता है केवल। विधानसभा का चुनाव नहीं कराता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा का चुनाव सब केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। फिर नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन कमीशन, सूचना आयोग है अपने, जिसकी पीठ जोधपुर में बनी, राजस्थान सूचना आयोग, उसके चेयरमैन और मेंबर की नियुक्ति करता है गवर्नर।
तो देखो अब इसको कैसे याद रखना है, देखो ये दो दो के क्लब में चलेंगे, दो तो ये सीएम ट्राइबल, दो ये एडवोकेट जनरल, हाँ दो ही एडवोकेट जनरल और पीएससी, और दो ये हो गए जो बाद में बने स्टेट इलेक्शन कमीशन और इन्फॉर्मेशन कमीशन, ऐसे चलना है अपन को। तो सीएम ट्राइबल, अटॉर्नी पीएससी, और इलेक्शन और इन्फॉर्मेशन, अन्न आ रहा है ना, इलेक्शन इन्फॉर्मेशन ऐसे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एडवोकेट पीएससी से याद रख लो, एडवोकेट, ठीक, यू, तो सीएम ट्राइबल एडवोकेट पीएससी इलेक्शन और कमीशन यू। फिर इंफॉर्मेशन ले सकता है किसी भी मिनिस्टर से जिस पे निर्णय कर लिया हो मिनिस्टर ने, या जिस पर मिनिस्टर ने तो निर्णय ले लिया लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने संज्ञान नहीं लिया है, ऐसे संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है गवर्नर। क्या? जिसमें मिनिस्टर ने निर्णय ले लिया हो। दूसरा संज्ञान नहीं में क्या है? जिसमें मिनिस्टर ने तो निर्णय ले लिया लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने संज्ञान नहीं लिया, तो ऐसे बिल के संबंध में गवर्नर जो है वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। फिर 356 के लिए रिकमेंडेशन कर सकता है राष्ट्रपति को, ये पार्ट 18 में बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझा है। नेक्स्ट है चांसलर होते हैं, ये चांसलर होते हैं ना, कैंसलर नहीं लिखा हुआ है, एवं क्लास में लिखा था तो स्टूडेंट लिखता है कैंसलर, अरे कैंसलर नहीं है ये, चांसलर है ये, CH चांसलर है ना। कुलाधिपति, कुलपति नहीं है, कुलपति यहाँ लिखा हुआ है, कुलाधिपति, कुल प्लस अधिपति, सर्वोच्च जो आ की मात्रा आ रही है, कुलाधिपति चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी में। कौन? गवर्नर। पदेन मतलब गवर्नर के पद की हैसियत से आप इनके चांसलर हो गए। फिर ये अपॉइंट्स करता है किनको? वीसी को, वाइस चांसलर, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, चांसलर वाइस चांसलर। तो वीसी को क्या बोलते हैं? कुलपति। और कुलाधिपति धा आ गया, ये धा 3 दिन धा, कुलाधिपति इज चांसलर, गवर्नर, कुलपति इज वाइस चांसलर, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर। समझ गए? तो ऐसे था ये एग्जीक्यूटिव पावर्स में शॉर्ट एंड स्वीट। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पर सीएम की नियुक्ति राज्यों के अंदर, यूटीज के अंदर राष्ट्रपति। समझ गए? और टिल प्लेजर ऑफ गवर्नर काम करते हैं और इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नर के प्रति, और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपने जो जिसको वो निम्न सदन बोलते हैं। कौन सा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। समझ गए? निचला सदन, निम्न नहीं बोलेंगे, निचला सदन, सॉरी। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर्स कौन कौन सी है? ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है ना। जैसे अपन बोलते हैं संसद 3 को मिलकर बनी है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ऐसे राज्य विधानमंडल जो है, स्टेट लेजिस्लेचर बोल दो चाहे ना इसको, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल में विधानसभा आती है, विधान परिषद आती है। तो विधानमंडल 3 को बनके मिलकर बना है, विधानसभा, विधान परिषद, पहले विधान परिषद बोलो, उच्च सदन होता है, विधान परिषद, देन विधानसभा और तीसरा गवर्नर। 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है, सब में नहीं है ऐसे, ठीक है। वो अपन देखेंगे अभी आगे बाइक अप्रैल में। तो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? सबसे पहले ये सेशन को बुलाता है, समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व, है ना। सम्मन का मतलब आहूत, बुलाना, आहुति देते हैं यज्ञ के अंदर, ओम नमः शिवाय, आहो, पधारो साहब, प्री में पास कराओ। प्रोरोग का मतलब होता है सत्रावसान, सत्र प्लस अवसान, सत्र खत्म हो गया। जैसे बोला है कि 1 साल में 2 सत्र होंगे कम से कम, ज़्यादा तो कितने हो सकते हैं? कम से कम 2 होंगे। तो वो होते हैं बजट सत्र, पहले शीतकालीन सत्र, देन बजट सत्र, सॉरी शीतकालीन बजट और फिर मानसून, ऐसे 3 होते हैं। तो वो सत्र होते हैं। तो सत्र का जो अवसान हो जाता है, संधि करेंगे अपन, सत्र का जो अवसान होता है उसको अपन संधि करेंगे तो ये हो जाएगा सत्रावसान, है ना, सत्र का खत्म होना। समझ गए? और डिसॉल्व मतलब ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। तो ये 3 है, आहूत, सत्रावसान और भंग, समन, प्रोरोग और डिसॉल्व। इसी को अपन बोलते हैं एसपीडी, समन, प्रोरोग और डिसॉल्व। समझ गए? तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट यहाँ उलझ जाता है इस वर्ड के अंदर, ये एडजॉर्न नहीं करता है। भाई चारों एक जैसे ही हैं, समन, प्रोरोग, डिसॉल्व एंड एडजॉर्न। तो ये ए नहीं करेगा, क्या करेगा? एसपीडी तो करेगा, लेकिन ए नहीं करेगा। ए क्या है? ये एडजॉर्न है। तो एडजॉर्न क्या होता है? पहले हिंदी समझो, हिंदी क्या है? दिवसान, स्थगन बोलते हैं, या भी बोलते हैं दिवसावसान, दिवस। जैसे मैंने बताया यहाँ पे, ये क्या है? ये दिवस प्लस अवसान, है ना, दिवस प्लस अवसान। तो इसको जब अपन संधि करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिवसावसान, दिवसा, है ना, दीर्घ संधि होगी, से प्लस है, तो दिवसावसान, ये वसान ऐसा कैसा आएगा? वसान, दिवसावसान। तो दिवस एंड हुआ इससे, एडजॉर्न से। तो जैसे मैंने बताया कि विंटर सेशन चालू हुआ, ठीक है साहब, चालू हुआ, गवर्नर ने एड्रेस किया, स्पेशल एड्रेस, हाउस असेंबल टुगेदर, आगे पढ़ेंगे अभी अपन, यहाँ पे ये रहा ये स्पेशल एड्रेस, ठीक है, उसने किया, गवर्नर ने शुरू किया, चालू हो गया सत्र। अब तो सत्र तो बहुत बैठक होती, बहुत दिन चलता है। जैसे बजट सत्र तो कम से कम 1.5 महीने चलता है। तो वो जो हर दिन जो खत्म हो रहा है ना, स्पीकर बोलता है ठीक है आज के लिए क्लास स्थगन की जाती है, मतलब सत्र स्थगन की, मीटिंग स्थगन की जाती है, अपन कल मिलेंगे। समझ रहे हो? तो वो हर दिन खत्म हो रहा है, ऐसे थोड़ी कि यार रात में भी घर नहीं जाओगे, यहीं बैठे रहोगे, ऐसे थोड़ी होता है ऐसे।
ठीक है। तो ये एडजॉर्न, एक दिन जब खत्म होता है ना तो उसको स्थगन बोलते हैं, दिवसावसान। तो ये कौन करता है? ये पीठासीन अधिकारी करता है। जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो स्पीकर करेगा, काउंसिल है तो अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो समझ गए। तो चार चीजें हो गई, क्या? एसपीडी तो गवर्नर, और एडजॉर्न कौन? पीठासीन अधिकारी। एस समन, प्रोरोग, डिजोल्व, एडजॉर्न, ये याद रखो। तो ये तीन है, गवर्नर एडजॉर्न नहीं करता है। यही क्वेश्चन आता है वैसे कि गवर्नर क्या क्या कर सकता है। या एडजॉर्न होता क्या है कि सत्र की एक, देखो ये सत्र खत्म हुआ, गवर्नर सत्र के दौरान कई बैठकें होती हैं, कई दिन चलता है। ठीक है, जैसे एक दिन में एक बैठक हुई तो कई दिन चलता है, तो 2 दिन खत्म होएगा तो वो क्या है? वो एडजॉर्न हो गया। तो वो बोलते हैं हाउस इज एडजॉर्न फॉर द डे। आप कभी प्रोसीडिंग सुनना न्यूज में, कभी भी लोकसभा खोलो, लोकसभा टीवी खोलो, उसमें देखो लास्ट में स्पीकर बोलता है हाउस इज एडजॉर्न फॉर द डे, ऐसे। तो कल मिलेंगे भैया अपन। और जैसे कई बार एडजॉर्न हो जाता है लेकिन ये नहीं बताया कि अपन कब मिलेंगे अपन, तो अनिश्चितकालीन के लिए वो एडजॉर्नमेंट होता है, उसको अपन बोलते हैं साइने डाई एडजॉर्नमेंट। साइने डाई का मतलब होता है कि कब मिलेंगे ये नहीं बताया, सत्र तो चल रहा है लेकिन ये नहीं बताया कि कब मिलेंगे, तो दैट इज साइने डाई एडजॉर्नमेंट। पार्ट 5 में सारा बताया है, समझ गए? ये है। फिर अपन आगे देखें, फिर आगे क्या है? राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो है ना। ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है इसका, यहाँ पे लिख देता है कि ये पावर है क्या है गवर्नर का, राष्ट्रपति भी पूछते हैं। ये राइट है, ये अधिकार है, ये शक्ति नहीं है। अधिकार क्या है? राइट। ठीक है, जैसे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ऐसे ही गवर्नर का राइट है, ये पावर नहीं है। यहाँ पावर लिखो और उसको काटो, यही क्वेश्चन आया, बहुत आता है। ठीक है, ये क्या है? स्पेशल एड्रेस, हाउस असेंबल टुगेदर। क्या है? स्पेशल एड्रेस करता है। दोनों हाउस एक जगह मिलते हैं, एक हाउस में बैठते हैं। अगर दोनों हाउस हैं, जैसे 6 राज्यों के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दो के जोड़े हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दो के जोड़े हैं ना, ऐसे मैंने याद कराए थे। तो ये दोनों एक जगह बैठेंगे एक हाउस के अंदर, तो इसको बोलते हैं हाउस असेंबल टुगेदर। ये जॉइंट सिटिंग नहीं है प्यारे, समझ गए? ये संयुक्त नहीं है, ये संवेद सदन है। हाउस असेंबल टुगेदर को बोलते हैं संवेद सदन, और ये होता है संयुक्त बैठक। ठीक है ना, ये तो बिल में डेडलॉक होता है, उसको पास कराने के लिए होती है। तो संवेद सदन को, असेंबल को कौन स्पेशल एड्रेस देता है, कौन बुलाता है? संवेद सदन को कौन बुलाएगा? ये जॉइंट सिटिंग ये नहीं बुलाता। ठीक है, देखेंगे अभी आगे, राज्यों के अंदर तो पहली बार जॉइंट सिटिंग होती ही नहीं है। ठीक है ना, ये तो स्पेशल एड्रेस जो है हाउस असेंबल टुगेदर को कौन एड्रेस करता है? उसको गवर्नर एड्रेस करता है। ठीक है, ये कब कब होता है? ये 2 बार होता है। ये कब? जैसे मान लो नए चुनाव होके आते हैं, तो एक तो जो नई चुन के जो आई है विधानसभा, उसकी पहली बैठक होगी, एक तो वो, और दूसरा हर साल जब कैलेंडर वर्ष चेंज होता है तो पहली बैठक को गवर्नर संबोधित करता है। कब? फर्स्ट सेशन को एड्रेस करता है। कब? इलेक्शन के बाद। जैसे बोलते हैं 18वीं लोकसभा, 19वीं लोकसभा या 17वीं विधानसभा, 18वीं विधानसभा, तो पहला सत्र कभी तो होगा ना, जिसको प्रोटेम स्पीकर जिसमें होता है। ठीक है ना, तो ये उसको, और फिर सेकंड ईयर, हर साल का पहला सत्र। 2026 लगा तो ये जैसे शीतकालीन सत्र चालू, बजट सत्र चालू होगा तो ये वैसे। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल 175 और 76 के अंदर लिखा हुआ, और ये जॉइंट सिटिंग नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो यही पूछते हैं कि ये जो हाउस असेंबल टुगेदर जो है, ये गवर्नर की क्या है? ये पावर है या राइट है? ये राइट है, पावर नहीं है ये। अभी जो अपन पढ़ रहे थे जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, अभी पढ़ेंगे अपन नीचे, देखो ये ऑर्डिनेंस बनाया जाना, तो ऑर्डिनेंस इज पावर एंड दिस इज राइट। तो इसीलिए जो ओरिजिनल आर्टिकल है उनको पढ़ो, ये ओरिजिनल आर्टिकलों से निकलती है चीज़, ऐसे नहीं निकलती। शुरू में पढ़ाया था आपको ओरिजिनल आर्टिकल 175 में क्या लिखा हुआ, और अभी वापस अपन रिविजन के रूप में देखेंगे। फिर नेक्स्ट देखें कि जो बिल पेंडिंग रहता है हाउस में, उससे रिलेटेड मैसेज भेज सकता है गवर्नर। नेक्स्ट है स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का पद जब वेकेंट हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी कौन बनेगा? ये गवर्नर डिसाइड करता है आर्टिकल 180 के तहत। ठीक है ना, पीठासीन अधिकारी स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर, और फिर उसके बाद गवर्नर डिसाइड करेगा। ठीक है, पैनल बनता है, वो गवर्नर डिसाइड करते हैं। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 1/6 नॉमिनी ये नॉमिनेट करते हैं, 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। कहाँ? विधान परिषदों में। विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं उनको चुनने के लिए 5 प्रकार के इलेक्टोरेट बनते हैं। ठीक है ना, उसमें एक इलेक्टोरेट ये है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? 1/6 तो गवर्नर देता है। फिर जैसे अपन जैसे देखते हैं 1/12 और 1/12, ये तो ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएट जिसको 3 साल के अंदर अंदर जो ग्रेजुएट हुए हैं वो। ठीक है, ये सेकेंडरी लेवल से ऊपर जो पढ़ाने वाले हैं वो। 1 तिहाई अपने विधानसभा से नॉमिनेट होते हैं, और 1 तिहाई जो अपने नगर पालिका, नगर निगम होते हैं उनसे होते हैं। ठीक है, ये तो होते हैं सारे क्या, इधर से नॉमिनेटेड, और ये होते हैं अपने गवर्नर के, ये तो होते हैं इलेक्टेड, सॉरी, ये तो होते हैं इनके द्वारा इलेक्ट किया गया
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, PRSST बताया ये मैंने, मतलब सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना, बोलते हैं इसको एकल संक्रमण प्रणाली, ये वो है, ठीक है। और 1/6 को नॉमिनेट करता है गवर्नर। तो ये 5 प्रकार के इलेक्ट्रेट हो गए ना, ये ऐसे आगे आएंगे अपन जब लेजिस्लेचर पढ़ेंगे उसमें और आएगा। तो 5 प्रकार के ये इलेक्ट्रेट होता है, उसमें गवर्नर करता है 1/6 को नॉमिनेट। देखो इसको है ना सारा करेंगे तो देखो ये इनका, देखो ये 5 प्रकार, इसका एलसीएम आएगा 12। अब 1/6 में देखो आएगा 2, 1/12 के अंदर 1 + 1 और 6 के अंदर आएंगे 2, 4 और 4, 4 + 4, तो ये कितना हो गया 3, 2 और 2 4 और 4 और 8 12, तो ये 12/12 हो गया ना ऐसे, तो ये पूरा एक इकाई बन जाता है, ये यूं है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि अब देखो याद कैसे रहते हैं, देखो 1/6 गवर्नर करेगा, और मैंने बताया कि 5 प्रकार के वो होते हैं क्या, निर्वाचन मंडल। तो देखो 6 में से 1 माइनस करते तो 5 ऐसे आ रहा है। अब ये गवर्नर जो 1/6 को करता है ना, वो 5 क्षेत्रों से लिए जाते हैं, LSAACS, ये देखो सब क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उलझो मत इनके अंदर, समझते जाओ जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ। LSACS, L से लिटरेचर, S से साइंस, A से आर्ट्स, C से अपना कोऑपरेटिव और S से सोशल सर्विस। ACS याद रख लो ना यार, ACS यार, ACS याद नहीं ना, और LS से लोकसभा याद हो गया, खत्म। तो लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, तो ये 3 तो विषय होते हैं, लिटरेचर, साइंस और आर्ट्स, और दूसरा हो गया अपने कोऑपरेटिव और सोशल सर्विस। ऐसे 9 ख के अंदर है ना, 9B के अंदर, पार्ट 9B में कोऑपरेटिव, और S से समाज सेवा तो इंपॉर्टेंट है ही। तो ऐसे अपन ने क्या देखा कि 1/6 गवर्नर नॉमिनेट करेगा, ठीक है ना, ठीक। 5 जो उनमें 5 इलेक्टोरेट्स हैं, 5 इलेक्टोरेट्स में 1/6 गवर्नर नॉमिनेट करेगा, और 5 क्षेत्रों से करता है ये, ऐसे 5 2 बार है। 5 क्या है, ये 5 ही वो था, 1/6 + 1/12 2 बार थे, 1/3 2 बार थे, तो हो गए ना 5, तो 5 निर्वाचन मंडल। तो ये 5 में से 4 जो होते हैं ना, वो तो इलेक्टेड होते हैं, और ये 1/6 जो है ना, वो नॉमिनेटेड होता है। नॉमिनेटेड कितने क्षेत्रों में से, इन 5 क्षेत्रों में से। कौन सा, LPACS। फिर 2020 तक ये एंग्लो इंडियन भेजता था, कितने, 1, ठीक है, लेकिन ये खत्म कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन 2019 से। अब एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति नॉमिनेट गवर्नर किसी भी राज्य में नहीं करता, टिल 2020 तक था। ये इसलिए क्योंकि एंग्लो इंडियन यूथ है कि एंग्लो इंडियन ये था जो मतलब पिता के वंश के रूप में ब्रिटेन से वो वंशज थे उनके, मतलब पिता था किसी न किसी रूप में उनका वंश जुड़ा हुआ था, पिता का वंश जुड़ा हुआ था ब्रिटेन से, मतलब पिता ब्रिटेन के नागरिक ब्रिटिश थे और माता इंडियन थी, उनकी संतान कहलाते हैं एंग्लो इंडियन। तो चूंकि अब नहीं थे इसलिए, और फिर बात 75 साल इसलिए खत्म हुआ। फिर MLA डिस्क्वालिफिकेशन फाइनल डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि MLA की योग्यता के संबंध में जो निर्णय लेते हैं, वो अंतिम निर्णय किसका होता है, वो अंतिम निर्णय गवर्नर का होता है। लेकिन गवर्नर जो है ये किसकी राय पे काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन की राय पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की राय पे काम नहीं करते हैं, ये समझने वाली बात है, समझ गए। तो गवर्नर किसकी राय पे काम करता है, इलेक्शन कमीशन। और ये कौन सा इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमीशन, मतलब सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, केंद्र निर्वाचन आयोग, ये स्टेट निर्वाचन आयोग नहीं, उसका संबंध ही नहीं है MLA के चुनाव कराने से, ऐसे, ठीक है ना। तो इलेक्शन कमीशन मतलब सेंट्रल इलेक्शन कमीशन राय देता है गवर्नर को कि अयोग्य है या नहीं है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दल बदल है ना, यहाँ साइड में आप लिख लो कि दल बदल हुआ है कि नहीं हुआ, तो दल बदल के तहत जो अयोग्यता का निर्धारण होता है वो पीठासीन अधिकारी करता है, दल बदल। विधानसभा का सदस्य है तो स्पीकर, और विधान परिषद का सदस्य है तो अध्यक्ष करेगा डिसाइड, दल बदल। और दल बदल के अलावा जो है ये गवर्नर डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमीशन की सिफारिश के अकॉर्डिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट है, दल बदल का ध्यान रखो। RPA के तहत जैसे अगर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, क्रिमिनल तहत के तहत वो अयोग्य है तो वो करेगा कौन, गवर्नर। और कब तक अयोग्य रहेगा, मैंने बताया बार बार, RPA में कब तक अयोग्य, मतलब 2 साल से ज़्यादा सजा मिली है तो सजा खत्म होने के 6 साल तक वो अयोग्य। और दल बदल में कब तक अयोग्य रहता है कि जब तक उसका टेन्योर बचा हुआ है, या तो तब तक, या वो पुनः चुन के आता है, इनमें से जो भी जल्दी होएगा तब तक, एंटी डिफिक्शन में, शेड्यूल 10। फिर नेक्स्ट क्या है, ये रिपोर्ट भेजते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन की और पब्लिक सर्विस कमीशन की, और CAG की, सदन में रखवाता है। बिल की विधानसभा या विधानमंडल जैसे बिल बनाती है, पास करती है, और फिर वो गवर्नर की साइन अथॉरिटी के बाद ही वो कानून बनता है, विधेयक बनता है। तो गवर्नर के साइन मस्ट है आर्टिकल 200 के तहत। तो जब भेजा जाता है गवर्नर को, तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होते हैं, कितने, टोटल 4, ठीक है, 2 तो दिख रहे हैं, ये 2 और कर दो, 4 हो गए, 0 4। यस दे सकता है, दूसरा रोक सकता है, रोक इसलिए
सकता है, क्योंकि समय अवधि डिसाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने दिनों में देगा सहमति, समय नहीं पता, बताता कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए। तो यस दे देगा, रोक लेगा। तीसरा, रिसेंड, वापस भेज दिया, और इस वापस भेजे हुए को स्टेट लेजिस्लेचर वापस भेजती है गवर्नर को, तो गवर्नर को देना जरूरी है। तो कहने का मतलब सिर्फ एक ही बार भेज सकता है गवर्नर वापस, एक ही बार है बस उसको, अगर वीटो लगाना एक ही बार, अगर वापस भेज, सस्पेंशन वीटो एक ही बार लगा सकता है। अगर वापस मतलब जो उसने भेजा विधानसभा को और उसने वापस विधानसभा ने गवर्नर को भेज दिया, तो गवर्नर को देनी पड़ेगी दूसरी बार में ऐसे। तो ये राष्ट्रपति के साथ है, केवल एक ही बार रोक सकते हैं, या तो रोके ही रखो, वापस मत भेजो, अनंत काल के लिए तुम्हारा हो जाएगा। अगर लेकिन वापस भेज दिया और फिर विधानसभा ने वापस भेज दिया, तो भैया देनी पड़ेगी। चौथा ऑप्शन क्या है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए उन्होंने रिजर्व रख लिया। अब राष्ट्रपति की सलाह के लिए रिजर्व रख लिया, तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या है ऑप्शन, या इसमें क्या कहानी है वो देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आया 2025 के अंदर यूपीएससी के अंदर, नॉट बाय प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, कि जो राष्ट्रपति के पास बिल भेजा अप्रूवल के लिए, वो राष्ट्रपति खुद नहीं मंगा सकता, ये गवर्नर का डिस्कशन है कि भेजे कि नहीं भेजे। और एक मामला ऐसा जिसमें भेजनी जरूरी होती है, जब वो हाईकोर्ट की पावर को अगर रिड्यूस कर रहा होता है, तो हर हाल में भेजनी होती है गवर्नर को, ठीक है ना, अभी आएगा वो, है ना। तो राष्ट्रपति मंगा नहीं सकता है, समझ गए। अभी अपन आगे राष्ट्रपति कई किसी के मामले में निर्देश दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को भेजा जाना है नहीं भेजा जाना है, ये गवर्नर का डिसीजन होता है, समझ गए, ऐसे है ये। तो राष्ट्रपति खुद नहीं मंगा सकता, ये कहीं भी नहीं है, समझ गए। तो राष्ट्रपति को उसमें यही था, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि राष्ट्रपति खुद मंगा सकता है, नहीं होगा, 2025 में आया लेटेस्ट। फिर दूसरा क्या है, मस्ट फॉर प्रेसिडेंट बिल इज एनडीए, ये मैं बता रहा था ना, ये कि अगर हाईकोर्ट की पावर को रिड्यूस करता है ऐसा विधानसभा का बिल, ऐसा कोई बिल है जो हाईकोर्ट की पावर की रिड्यूस करता है, तो ऐसा बिल गवर्नर 100% रिजर्व रखेगा राष्ट्रपति की सलाह के लिए। तो ये भी राष्ट्रपति खुद नहीं मंगा सकता, गवर्नर को भेजना पड़ेगा ये चीज। अदर रीजंस क्या है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के एंटी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को कम करता है, तो एज पर सोरी सराफ जी ने बोला है, जो एक्स एजी थे, अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने बोला है कि ऐसे बिल्स को भी राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए। भाई हाईकोर्ट को रिड्यूस कर रहा है ना, एंटी हाईकोर्ट है, तो भैया 100% ही राष्ट्रपति के पास जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति खुद नहीं मंगाएगा, गवर्नर भेजेगा, खुद तो कुछ नहीं मंगा सकता राष्ट्रपति कोई सा भी, ठीक है। फिर जब राष्ट्रपति को भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को भेजने के बाद गवर्नर का कोई रोल नहीं रहता, अब सारा रोल राष्ट्रपति का है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है, जैसे गवर्नर के पास शुरू में 4 थे या 3 है, दे देगा यस, और यस देने के बाद क्या, अब इसको गवर्नर की यस नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि गवर्नर भी फिर वापस यस करेगा, नो, राष्ट्रपति भाई तुमको देनी हो तुम पहले ही दे देते, अब तुम्हें राष्ट्रपति यस के लिए भेजा, राष्ट्रपति दे दो, गवर्नर का रोल खत्म, ठीक है। दैट इज यस ऑफ PR इंप्लाइज यस ऑफ गवर्नर, गर्भित है, राष्ट्रपति की यस के अंदर गवर्नर की यस इंप्लाइड है, गर्भित है। विद होल्ड, रोक लेता है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो विद होल्ड रोक लिया तो बिल एंड हो जाएगा। तीसरा, रिसेंड कर देता है, ये बड़ा रोचक है, रिसेंड कर दिया उसने विधानसभा को, तब क्या होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर को रिव्यू करना होगा 6 महीने के अंदर अंदर, और रिव्यू करने के बाद वापस भेजा गवर्नर ने, रिसेंड किया राष्ट्रपति को सेम रूप में या चेंज रूप में, अगेन टू PR, तो PR देने के लिए बाउंड नहीं है, फिर रोक सकता है, फिर वापस भेज सकता है ऐसे, ठीक है ना, ये है, समझ गए। तो ये चीज़ है ये। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे अभी अपन ने देखा था कि गवर्नर के पास दोबारा भेजा जाता है तो गवर्नर बाउंड हो जाता है देने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजा जा रहा है तो राष्ट्रपति बाउंड नहीं है। ये चीज़ें समझने वाली बात है सबसे, ये जो मैंने बताया ना, ये कौन था, हाँ ये रहा, देखो कि स्टेट लेजिस्लेचर रिसेंट तो गवर्नर मस्ट, और यहाँ पे PR नॉट बाउंड, समझ गए, यहाँ इसको मस्ट की जगह बाउंड कर दो, चाहे गवर्नर बराबर बाउंड, और यहाँ कर दो नॉट बाउंड, यूँ, ठीक है ना। ये मस्ट का मतलब वो बाउंड ही है, तो गवर्नर इज बाउंड अगर दोबारा भेजा जाता था, और प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड इज इफ रिसेंट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर गवर्नर, समझ गए। तो ये लेजिस्लेटिव पावर है अपने गवर्नर की। अब आता है नेक्स्ट ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, एक मिनट, यहाँ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अब देखो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ना, पहले देखो इसमें एक बहुत ही रोचक आपको चीज मैं बताता हूँ। वो रोचक चीज, पहले तो आर्टिकल नंबर 213 है, ठीक है ना, 1, 2, 3 रिलेटेड टू प्रेसिडेंट एंड 2, 1, 3 थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे, पहले तो डिजिट को, तो बन जाएगी गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग अध्यादेश। तो देखो ये अध्यादेश के अंदर एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है, कब बना देगा, इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इज नॉट इन सेशन, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन, और वेयर देयर इज ए लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सेप्ट व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर आर इन सेशन, यहाँ बोथ द हाउसेज लिखा हुआ है। तो समझो देखो ये इश्यू क्या है, ये
जैसे देखो मान लो जैसे राजस्थान है, उसके अंदर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, यहाँ विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो जब विधान परिषद का सदस्य, सॉरी विधानसभा का सदस्य जब विधानसभा का सत्र जब नहीं चल रहा हो, तब गवर्नर क्या है, ऑर्डिनेंस बना सकता है। ये तो चीज सिंपल सी हो गई। अब देखो ट्विस्ट है जहां द्विसदनात्मक है। ठीक है, जैसे यूपी है, उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये एसएलए था सॉरी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के साथ साथ वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, विधान परिषद भी है। समझ गए? तो अब इसके अंदर क्या सीन है, ये आर्टिकल ये कह रहा है कि व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर आर इन सेशन, केवल उस समय को छोड़ के, लिखा हुआ ना एक्सेप्ट, तो ये कह रहा है कि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा लेकिन विधान परिषद का चल रहा था, तो एक का तो नहीं चल रहा ना, तो उस समय भी गवर्नर ऑर्डिनेंस बना सकता है। ये आर्टिकल कह रहा है ये। ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ उस समय नहीं बना सकता जब ये दोनों सेशन में है। समझ गए? जैसे मान लो कि विधान परिषद का सत्र चल रहा है लेकिन विधानसभा का नहीं चल रहा, तो गवर्नर बना सकता है। ठीक है, विधानसभा का सत्र चल रहा है लेकिन विधान परिषद का नहीं चल रहा, तो बना सकता है गवर्नर। इन दोनों का जब चल रहा है ना, तो दोनों का सत्र चल रहा है तो गवर्नर ऑर्डिनेंस उस समय नहीं बना सकता। ये देखो लिखा हुआ है, एक्सेप्ट व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर आर इन सेशन, बोथ सेशन में होना जरूरी है। सेम केस केंद्र के अंदर लागू है, लोकसभा चल रही है, राज्यसभा नहीं चल रही तो राष्ट्रपति बना सकता है, राज्यसभा चल रही है, लोकसभा नहीं चल रही तो राष्ट्रपति बना सकता है। दोनों सत्र चल रहे हैं उस समय नहीं बना सकता। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि कानून तभी बनेगा जब दोनों सत्र चल रहे हो, है ना। एक सत्र दूसरे को करके भेजता है पास, तो उसकी सहमति से फिर वो कानून बनेगा। ऐसे तो कानून बनने के लिए दोनों का चलना जरूरी है, तो दोनों नहीं चल रहे और कानून बनने की जरूरत है, इमीडिएट ऐसा बन गया। ठीक है ना, ये देख लो, नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन। भाई दोनों चल ही नहीं रहे, एक से क्या होगा, दोनों चल ही नहीं रहे, तो नहीं चल रहे तो मैं कानून बनाऊंगा। ऐसे तो यही है यहाँ पे। ये जी बहुत गहरा कॉन्सेप्ट मेरे पैर में तो नहीं समझ में आया, इस लाइन को 10 बार पढ़ो। ठीक है, मैंने जो बोला उसको रिवाइंड करो और सुनो। एक्सेप्ट व्हेन बोथ दी हाउस है, मतलब इस समय को छोड़कर, दोनों तब चल रहे हैं उस समय को छोड़कर काउंटर बना सकता। अगर यूनिकैमरल है, मतलब एक आपकी सिर्फ विधानसभा ही तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो नहीं चल रही कोई समय बना देगा। दोनों है तो दोनों में से अगर एक भी चल रहा है ना, एक भी शांत है, तो ऑर्डिनेंस गवर्नर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इमीडिएट एक्शन लेने की नौबत आ गई। इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड, ऐसे टू प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस, सिचुएशन राइज्ड, इमीडिएट एक्शन। समझ गए? तो ये चीज समझने वाली है। यहीं पे मैंने लिखा हुआ देखो, स्टेट लेजिस्लेचर नॉट इन सेशन, है ना, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, इसको ये कर दो यार, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट इन सेशन। जहां बाई कैमरल है, ओनली वन हाउस सेशन, ऑर्डिनेंस यस, ऑर्डिनेंस बना सकता है अगर केवल एक सदन चल रहा है, तो बाई कैमरल मतलब दोनों है। बिकॉज लॉ बनाने के लिए दोनों का चलना जरूरी है। तो भाई दोनों नहीं चल रहे, कानून बनाना है, तभी तो फिर ऑर्डिनेंस बनाने की शक्ति है। इसे समझो, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। फिर इसकी वैलिडिटी क्या होती है ऐसे ऑर्डिनेंस की, 6 मंथ्स और 6 वीक, 6 महीने, इसलिए 6 महीने और 6 सप्ताह। विधान जैसे एक साल के अंदर 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता, तो 6 महीने तो इसलिए। और फिर जिस दिन से सत्र चालू हुआ है उससे 6 सप्ताह के अंदर, मतलब 45 दिन के अंदर अंदर वो यस होना जरूरी है। तो 6 मंथ्स एंड 6 वीक इसकी लाइफ होती है, मैक्सिमम लाइफ। फिर किसी भी समय ये बैक लिया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। फिर एक सुप्रीम कोर्ट का केस बड़ा ही अच्छा, डीसी वाधवा वर्सेस बिहार, बिहार गवर्नमेंट है ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, डीसी वाधवा वहाँ के उसमें गवर्नर थे 1986 में। तो इन्होंने क्या किया, डीसी वाधवा ने बिहार के गवर्नर रहते हुए 256 ऑर्डिनेंसेस बनाए 1967 से 81 तक, और उनको बार बार रिपास कराते रहे, क्रमिक पुनः प्रख्यान, रिपास, ग्रेजुअल, है ना। और 14 साल तक इन 256 ऑर्डिनेंसों को लागू रखा, बिना वहां की विधानसभा या विधान मंडल से, क्योंकि वहां द्विसदनात्मक है, बिना वहां की विधानमंडल से पास कराने का कोई भी जतन नहीं किया उन्होंने। इन एग्जिस्टेंस, मतलब टिल 14 ईयर्स इन एग्जिस्टेंस विदाउट एनी एफर्ट टू गेट देम अप्रूव्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध। तो इसलिए ये नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया ये ऑर्डिनेंसेस, कि भैया आपने कोई प्रयास ही नहीं किया। भैया प्रयास तो करते ना कि इसको विधानमंडल से पास हो, आपने तो कोई प्रयास ही नहीं किया। उनको बस बार बार आप पास करते रहे, ये गलत है ना। ऐसे ठीक है ना। मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने करी थी ये चीज़, जो अपना लैंड एक्विजिशन एक्ट था उसको 4 बार ऑर्डिनेंस के रूप में लाए। फिर उन्होंने लेकिन असलियत समझ ली कि नहीं यार ये पास होना जरूरी, तो राज्यसभा में बहुमत नहीं था, फिर वो नहीं हुआ पास। ऐसे
तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर है ये नॉट एन ऑप्शन टू बाईपास दी स्टेट लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग पावर। अरे विधानमंडल का काम यार कानून बना, तुम उसी को बाईपास कर रहे हो गवर्नर के रूप में, तो गलत है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। तो ऑर्डिनेंस अप्रूवल, देखो यहाँ एक मैंने बड़ी चीज लिखी है, देखो ठीक है ना, ये क्या लिखा हुआ है, देखो ऑर्डिनेंस अप्रूवल गवर्नर जो किसी ऑर्डिनेंस को अप्रूव कराने के लिए गवर्नर राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ऑर्डिनेंस को अप्रूव तो भैया हाउस करेगा 6 महीने या 6 सप्ताह के अंदर, 6 महीने, और फिर जब सदन बैठ जाएगा तो 6 सप्ताह के अंदर। राष्ट्रपति तो कोई लेना देना नहीं ऑर्डिनेंस से। ओनली बिल अप्रूवल, मतलब बिल पास होने के लिए जो बिल विधानमंडल ने पास कर दिया उसको गवर्नर भेजता है राष्ट्रपति के पास, ओनली पॉसिबल। जब राष्ट्रपति के पास फिर 3 पावर होती है, यस, विदहोल्ड या वापस भेज दिया तो भी उसको फिर गवर्नमेंट प्रेसिडेंट नॉट बाउंड, गवर्नर ने भेज दिया तो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड। तो ये चीज़ समझो, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो ऑर्डिनेंस के रूप के अंदर राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है, इंडिपेंडेंट है गवर्नर, फिर लेजिस्लेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि बिल में राष्ट्रपति का रोल हो जाता है अगर गवर्नर ने रिजर्व रखा है। ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव पावर्स थी अपने गवर्नर की, शॉर्ट एंड स्वीट। उसमें ऑर्डिनेंस में अपन ने अच्छा कॉन्सेप्ट देखा। नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नर। ये क्या है, सबसे पहले तो कि बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसको स्टेट लेजिस्लेचर में रखवाता है। एमपी मनी बिल को प्रायर कंसेंट देता है, मनी बिल जो राज्य की संचित निधि से पैसा निकाल रहा है डाल रहा है वो मनी बिल होता है, धन विधेयक। यस करता है ग्रांट्स को, अनुदान मांगे जो होती हैं उनको। यस करता है कंटिजेंसी फंड जो होता है ना, आकस्मिक निधि उससे पैसा निकलना, उसको यस करता है। और स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करता है हर 5वें साल, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और लोकल बॉडीज के लिए काम करता है। जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 के पड़ा, ऐसे अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ये फाइनेंशियल पावर्स है। जुडिशियल पावर क्या है, ये दंड को क्षमा, प्रविलंब, विराम, परिहार, निलंबन और लघुकरण कर सकता है। ये क्या होती है, इनको जानने के लिए एक बार आप देखो राष्ट्रपति वाला वीडियो, बहुत डिटेल में। फिर क्या होता है, गवर्नर जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है किनके अपॉइंटमेंट में, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के अपॉइंटमेंट के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है, फिर गवर्नर जो है ये हाई कोर्ट को सलाह देता है किन मामले में, डीजे जो होता है सेशन कोर्ट के जो हेड होते हैं उनके ट्रांसफर और प्रमोशन के मामले में। फिर ये अपॉइंटमेंट में, आरजीएस के अपॉइंटमेंट में अदर देन डीजे, गवर्नर जो है किसकी सलाह पे काम करता है, आरपीएससी और हाईकोर्ट की सलाह पे काम करता है, और मतलब आरजीएस जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। समझ गए, ये अपने जुडिशियल पावर्स हैं। तो अपन ने देखो क्या क्या देखी, एग्जीक्यूटिव पावर देख ली, लेजिस्लेटिव पावर देखी, फाइनेंशियल पावर देखी और जुडिशियल देखी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के अंदर अपन अपॉइंटमेंट्स देखे, जिसे मैंने बताया था आपको मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सीएम, देन अपने सीएम था, ट्राइबल, अटॉर्नी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन और इन्फॉर्मेशन। देन लेजिस्लेचर में अपने समवन, प्रोरोग, डिसॉल्व, नॉट एडजॉर्न। फिर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, बिल्स को क्या करता है वो। फाइनेंशियल में अपन ने देखा बजट, मनी बिल, कंटिजेंसी, ग्रांट्स। और जुडिशियल में अपन ने देखा क्या कि हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति है, डीजे का ट्रांसफर है, आरजीएस का अपॉइंटमेंट है, इन सब में रोल। और पनिशमेंट, पार्डनिंग पावर जो है गवर्नर की, वो इसके लिए राष्ट्रपति वाला देखो उसमें बहुत डिटेल में है ना। एक जो पार्डनिंग पावर है ना, यहाँ पे लिख लो डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस में जो राष्ट्रपति को पावर है वो यहाँ पे नहीं है। डेथ सेंटेंस के मामले में पावर नहीं गवर्नर को उसको कैंसिल करने में, बस डिले कर सकता है, केवल डिले कर सकता है। यहाँ पे लिख लो GR बराबर डिले, ठीक है ना, उसमें और किसी प्रकार का कोई चेंज गवर्नर नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस के मामले में। समझ गए, तो ये है यहाँ पे डेथ सेंटेंस के मामले में एक्सक्लूसिव पावर राष्ट्रपति को ही है। समझ गए, ये चीज़ है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद का कंपैरिजन आएगा, जो अभी अपन जैसे पढ़ा है ना राष्ट्रपति और गवर्नर का, जो मैंने बताया जैसे से, इसके बाद अपन कंपैरिजन पढ़ेंगे। कंपैरिजन किसमें, वीटो, ऑर्डिनरी बिल्स के संदर्भ में, फिर मनी बिल के संबंध में क्या है, ऑर्डिनेंस के संबंध में और समाधान के संबंध में। तो ऐसे करके 4 कंपैरिजन आएंगे अपने। एक तो वीटो पावर ऑर्डिनरी बिल के संबंध में, फिर दूसरा मनी बिल के संदर्भ में क्या पावर है, फिर तीसरा अपन ऑर्डिनेंस देखेंगे, और चौथा अपन देखेंगे ये समाधान पार्ट के संदर्भ में क्या क्या उनको पावर है। ठीक है, फिर आगे इनकी संवैधानिक स्थिति का एक वीडियो हो रहेगा। समझ गए, तो नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन देखेंगे कंपैरिजन। ये कंपैरिजन यहाँ से चालू करेंगे, कंपैरिजन। ठीक है, वीटो यहाँ कॉमा लगा के और लिख लो मनी बिल। वीटो क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल पे लगता है। ठीक है, मनी बिल स्पेशल बिल होता है, उसको वीटो नहीं लगता, क्योंकि वो प्रायर कंसेंट से आता है गवर्नर की। चलो नेक्स्ट में हम देखेंगे कंपैरिजन। ओके, क्वेश्चन देखते रहो, टीएमएस से सारा मैटर है, कोई लाइन नहीं समझ में आती, टीएमएस खोलो और पढ़ो। नेक्स्ट में ओके।